स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। ये एक अजीब सी स्थिति दिखने में आ रही है कि सरकार के प्रवक्ता और सरकारी पार्टी के प्रवक्ता मीडिया में लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, किसी किस्म का कोई संकट नहीं है, न तेल की कमी है, यानी पेट्रोल डीजल की कमी है, न ही गैस की कोई कमी है। थोड़ा बहुत है, वो सब पूरा कर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अफवाहें ना उड़ाई जाए, ताकि लोगों में घबराहट घबराहट ना फैलने दी जाए, वगैरह वगैरह। और हालत यह है कि जो काफी हमारे आपके जाने माने यूट्यूबर हैं श्याम बीरा सिंह, जब वो नोएडा में पेट्रोल पंपों पे और सड़क के किनारे चल रहे लोगों से इस संकट के बारे में बातचीत कर रहे थे, माइक पर और कैमरे पर बातचीत कर रहे थे, तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया, उनको वहां बातचीत करने से रोका और उनके सेलफोन जब्त कर लिए। बाकायदा इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन माना जा रहा है और दिल्ली जर्नलिस्ट यूनियन ने इसके खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज की है। एक तरफ तो आपकी स्थिति यह है और दूसरी तरफ स्थिति क्या है? दूसरी तरफ स्थिति यह है कि अब ये सब चीजें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं कि जो कमर्शियल गैस का सिलेंडर है उसके दाम में 146 रुपए की वृद्धि हो गई है। जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम में 60 रुपए की वृद्धि हो गई है। सरसों का तेल 30 रुपए लीटर महंगा हो चुका है। जो रिफाइंड तेल है वो भी 30 रुपए लीटर महंगा हो चुका है। जो इंडस्ट्रियल डीजल है वो 22 रुपए लीटर महंगा हो चुका है। इसके अलावा भी बहुत बड़े पैमाने पर दामों में वृद्धि हुई है। जो प्रीमियम पेट्रोल होता है, जो स्पीड वगैरह इसको कहते हैं, वो 2 रुपए 9 पैसे से लेकर 2 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो चुका है। बाकी बहुत सी चीजें जो कि यातायात पर निर्भर करता है, इनका दाम, उनके दामों में भी बढ़ोतरी जारी है। सब लोग जानते हैं, भारत की जनता, भारत का मध्य वर्ग, भारत का खरीद फरोख्त की क्षमता रखने वाला वर्ग, सब लोग इतने परिपक्व हैं कि वो जानते हैं कि खाड़ी में एक विनाशकारी युद्ध हो रहा है, जिससे तेल का संकट पैदा होगा ही, जिससे गैस का संकट पैदा होगा ही। उनके महंगे होने से बाकी चीजों में भी महंगाई आएगी, वो लोग भी जानते हैं और वो लोग इसके लिए दिमागी रूप से तैयार भी हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि वो जरा सी बात पे भड़क जाएं और आंदोलन में उतर आए, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत की जनता का मिजाज इस तरह का है भी नहीं। जब तक हद ना हो जाए तब तक वो इस आंदोलन वगैरह पर नहीं उतरती है। लेकिन सरकार लगातार यही कह रही है कि नहीं, कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है, घबराइए मत, कोई संकट नहीं, सब कुछ ठीक है। और दूसरी तरफ बाकायदा महंगाई, कीमतें भी बढ़ाती जा रही है। ये पूरी इस समस्या से डील करने का क्या तरीका है? आप तो मेरे ख्याल से मुझसे कम से कम 10 साल वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही। जिन अखबारों में मैंने काम किया है, आप उससे ज्यादा बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं। दुनिया घूमने का आपको तजुर्बा है, दुनिया भर के नेताओं से आप मिल चुके हैं। मैं तो नेताओं से पत्रकारिता के दौरान भी आई वाज मोर ऑफ ए डेस्क बाउंड जर्नलिस्ट। तो भाई जी बात यह है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नो प्लीज डोंट कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ, एलैबोरेट। हाँ मैं एलैबोरेट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि जब जंग होती है तो मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं। जो राष्ट्रवाद है उभरता है देश के लिए, प्रेम, रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं, इंडियन नेशनलिज्म उभरता है। हमने सन 65 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी और खाद्य सामग्री का संकट था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कॉल दी थी कि एक दिन आप फास्ट रखें, आप जो है हफ्ते में एक बार फास्ट रखें, ताकि जो हमारी खाद्य फूड शॉर्टेज है उसको डील किया जा सके। और स्वयं शास्त्री जी ने उसका उदाहरण प्रस्तुत किया और अपने घर में भी उन्होंने एक दिन का उपवास रखना शुरू कर दिया उस जमाने में। देखिए ऐसा है, लीडरशिप वो होती है जो बुरे वक्तों में अपने आप को स्थापित करती है, जनता को सच बोलकर। जैसे कि बड़ा घर का पिता होता है, जब कोई संकट आता है तो बच्चों को बिठा के बताता है कि पैसे की कमी है बच्चों, थोड़े दिन आपको कठिनाई होगी, लेकिन हम निपट लेंगे इससे अगर साथ रहेंगे सब। तो
ये हमने देखा है, अपने जीवन में देखा है, आपने भी निश्चित तौर पे देखा होगा जी। और हमने कोविड के टाइम भी देखा है। माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भाई थाली बजाओ, और लोगों ने थाली बजाई निकल के। देखिए, संकट में देश को एकजुट कीजिए। जब अगर संकट में एकजुट कैसे होगा देश, जब आप उसको यथार्थ सच बताएंगे, इस बात पे मानेंगे कि संकट है और इससे हमको सबको मिलकर निपटना है। मुझे याद है कि प्लेग फैल गया था, शिवराज पाटिल जहां से एमपी हुआ करते थे, उनके इलाके में, महाराष्ट्र में एक क्षेत्र में प्लेग की अफवाहें थी या फैल गया था, और सरकार लगातार कह रही थी कोई नहीं है, हमने कंट्रोल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दिनों एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था और एक ट्रायल रन चल रहे थे किसी चैनल के लिए, और उसमें मृणाल पांडे जी एंकर किया करती थी, हम लोग गेस्ट पे हम जैसों को बुला लेते थे। तो मुझे कहती है कमाल है, जनता कह रही है कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। तो मैंने कहा आदरणीय मृणाल जी, मृणाल हमसे बहुत वरिष्ठ है, हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी, तो मैंने कहा जी, तो सरकार ये कह दे कि फैल गया है, ये बीमारी फैल गई है, और ये बीमारी जो है अब इसको व्यापक स्तर पे इससे निपटना पड़ेगा, उससे जनता में एक तरह से आतंकित होगी जनता। वो डिफरेंट सिचुएशन है, वो सिचुएशन डिफरेंट है, जैसे कोविड की सिचुएशन डिफरेंट थी। और जब जनता को आह्वान दिया गया कि आप घर छोड़ के अपने गांव में जाओ, तो बिना किसी इंतजाम के जो पैदल चल के गए कई सौ मील, और उस पर तो फिल्म बनी है, हाउस बाउंड, होम बाउंड, और वो बड़ी स्थापित और बड़ी एप्रिशिएटेड फिल्म है, अच्छी फिल्म। देखिए मेरी बात सुनिए, संकट के समय द टेस्ट ऑफ अ लीडरशिप एंड द टेस्ट ऑफ अ नेशन इज देयर। और मैं समझता हूं कि बड़े बड़े दावे कर कर आप जनता का मन नहीं लुभा सकते ऐसी स्थिति में। और अगर आज भी आप सपने बेचना चाहते हैं, आज भी सपनों के सौदागर बन के घूमना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि अन्याय है देश के साथ। आप देश की बुद्धिमत्ता, उसके विवेक का मजाक उड़ा रहे हैं। आप उनको कहिए ना कि सरकार का हाथ पकड़ो, हम सब मिलकर लड़ेंगे इससे। अभी तक तो मैं समझता हूं एक एड्रेस टू द नेशन हो जाना चाहिए, एक मन की बात हो जानी चाहिए थी। ऐसा समय में मन की बात जरूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे समय में जब पिता अपने बच्चों से मन की बात करता है, माँ अपनी बेटियों को समझाती है, ये जो अप्रोच है, जो कि हमारी ट्रेडिशनल इंडियन अप्रोच है, उससे क्यों मुंह मोड़ रही है सरकार? ये सरकार तो बड़ी कल्चरल नेशनलिज्म की प्रधान है, वो तो सरकार कहती है जितनी पुरानी रीतियां हैं उसके संरक्षक है। इससे बड़ी पुरानी रीति कोई नहीं है कि परिवार एकजुट हो जाता है, देश एकजुट हो जाते हैं। मैंने आपको उदाहरण बताया लाल बहादुर शास्त्री का, मैंने इंदिरा गांधी का नहीं बताया जान के, लेकिन जब बांग्लादेश की लड़ाई, लोगों ने अपने गहने दान दिए भाई। तो आप क्या समझते हैं हमारे देश के लोगों को? संकट में देश के लिए खड़े नहीं होंगे? और बहुत जरूरी है भाई जी, तैयार किया जाए जनता को इस बात के लिए जी कि रैशनिंग ऑफ पेट्रोल, रैशनिंग ऑफ गैस हो सकती है, बिल्कुल, और ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। इसको समझाने का दायित्व नेतृत्व पे है, सरकार पे है, और विपक्ष पे भी है। ऐसी स्थिति में विपक्ष को भी खड़े होकर कहना चाहिए सरकार को कि आप जो फैसला लेंगे, हम बातचीत करके आप जो भी फैसला लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम तटस्थ हैं। देखिए, जनता में इनसिक्योरिटी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन ऐसे एक्शन से जहां पे आप किसी यूट्यूबर को या किसी टीवी पे बोलने वाले को, जो फेसबुक पे लिखने वाले को आप अरेस्ट करते हैं, तो ऐसे लगता है सरकार कुछ छुपाना चाह रही है। जी। और इसमें हमारी सरकार की क्या गलती है? हमारी सरकार की गलती सिर्फ यही है कि प्रारंभ के दिनों में युद्ध के बड़े बड़े दावे कर दिए जी। ये बड़े बड़े दावे जो है, ये वस्तुस्थिति देखकर, सिचुएशन को भांपकर ये भी किए जाने चाहिए, लेकिन आप तो बड़े दावे करने की जल्दी में रहते हैं जी। और इसलिए उनको लगता है कि अपने ही दे आर कॉट इन द वेब ऑफ देयर ओन मेकिंग।
और इसलिए सरकार सकुचा रही है और सत्य के साथ नहीं खड़ी हो रही है, बता नहीं रही है जनता को कि ये जो क्राइसिस है ये ग्लोबल क्राइसिस है। और जब अटैक हुआ, जब इजराइल का जो अटैक था जिसकी भर्त्सना की प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, और वो उसने कहा कि मुझे पूछ के नहीं उन्होंने अटैक किया, हालांकि विस्तृत तौर व्यापक तौर पर जो अमेरिकन मीडिया है वो इस बात को कह रहा है कि ये हो नहीं सकता कि बिना बातचीत किए इजराइल ने ये किया हो। लेकिन वो जो अटैक हुआ है जो कि साउथ पार्स जो गैस फील्ड है उस पे, जो कि ईरान की है, और उसके बगल में ही जो नॉर्थ फील्ड है जो कि कतार की है, और कतार की नॉर्थ फील्ड जो है व्यापक है, वो हमको वहां से उसी से हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद कतार ने कहा है कि इसको ठीक करने में 5 बरस लगेंगे। अब हो सकता है कम समय लग जाए, लेकिन जब वो 5 बरस बोल रहे हैं तो ये तो मान के चलो कि 5 महीने तो लगेंगे कम से कम, या 1 बरस लगेगा। 1 बरस तो लग ही जाएगा। इस संकट के लिए, एक संकट से बचने के लिए, उसके लिए तैयार करने के लिए जनता को आप ईमानदारी से बात कीजिए। ये बड़े बड़े दावे का समय नहीं है, ये जनता को बताने का समय है कि संकट कितना गहरा हो सकता है। लेकिन डर इस बात का होता है सरकार को कि भाई लोग होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। अब मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब काम आएगा? क्या ये डर है कि हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हर्ट होती है उससे? ये सवाल है जनता के मन में, और इसके जवाब समय पे सरकार को देने चाहिए। देखिए, शुरू में जो बुकिंग की बाढ़ आई थी, जो बुकिंग की मांग थी, धीरे धीरे करके जो बुकिंग वाला पैनिक था वो भी देखिए दूर हो गया। अब उस तरीके से बुकिंग की मांग नहीं हो रही, लोगों की समझ में आ गया। शुरू में एक जैसे युद्ध शुरू हुआ था वैसी एक घबराहट पैदा हुई थी, लेकिन अब लोग अपने आप समझ गए। सरकार लगातार झूठ बोल रही है, सरकार लगातार बहला रही है लोगों को, लेकिन लोग समझ गए हैं, लोग कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में क्या है कि सभी देशों ने पेट्रोल की और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, श्रीलंका में बढ़ गए हैं, ब्रिटेन में बढ़ गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जो अपना खुद का सारा जितना भी खर्चा है, उसका कंजम्पशन है, वो सारा का सारा खुद पैदा करता है, वहां भी पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। यूरोप के दूसरे देशों में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सब जगह बढ़े हैं, कहीं कम बढ़े हैं, कहीं ज्यादा बढ़े हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बढ़े हैं, शायद 20% पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। भारत में अभी तक देखा जाए तो हम और आप जो अपनी कारों में और मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते हैं, वो दाम अभी भी उसी दाम पर मिल रहा है। और दिल्ली के पेट्रोल पंपों पे या एनसीआर के पेट्रोल पंपों पे अभी ऐसी कोई लाइनें नहीं है, ऐसा कोई पैनिक नहीं है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सरकार बहुत दिनों तक इसको रोक के नहीं रख सकती, और सरकार को ये बात कहनी पड़ेगी लोगों से कि भाई देखिए दाम बढ़ सकते हैं। पता नहीं सरकार लोगों को मुगालते में क्यों रखना चाहती है, क्योंकि हर 10 रुपए पर लीटर जब एक बैरल का दाम बढ़ता है तो जो तेल कंपनी होती है, तेल कंपनी का जो मार्जिन है वो मार्जिन 2.5 से 3 रुपए खत्म हो जाता है, उसके ऊपर से मार्जिन। हालांकि सरकार के पास एक बफर है बहुत बड़ा, जो एक्साइज ड्यूटी का बफर लगा रखा है और तरह तरह की सेस का बफर लगा रखा है, वहां पर उसके जरिए सरकार थोड़े दिन और खींच सकती है इस बात को। लेकिन तब उसके अपनी इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा सरकार के ऊपर। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इसके लिए सरकार को, लोगों को, जो आप कह रहे हैं उसमें बात अपनी जोड़ रहा हूं, तैयारी करवानी चाहिए, सही बात बतानी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात बतानी चाहिए। देखिए, मैं जब आप भी फॉलो करते हैं वॉर को, मैं भी करता हूं, तो ईमानदारी की बात क्या होती है उसका एक नमूना है। भाई, जब अमेरिका ने कहा कि अपने अलाइज को कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद कीजिए हमारी, अपनी ट्रूप्स कमिट कीजिए, अपनी फोर्सेस कमिट कीजिए, तो उस वक्त एक फ्रेंच जर्नल ने, फौज के फ्रेंच जर्नल ने कहा कि ज्वाइनिंग अमेरिका एट दिस पॉइंट इन द वॉर is like buying a cheap ticket on a sinking Titanic.
दुनिया भर में ईमानदारी से डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल। आपने नाम लिया, 110 120 डॉलर पर बैरल पेट्रोल हो गया है, इसकी चर्चा रोज सुबह होती है। बिल्कुल। ब्रिटिश भी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पे होती है, CNN पे होती है, और अल जजीरा पे होती है, और इंटरनेशनल चैनल्स पे होती है, और खुलेआम होती है। अगर कोई यूट्यूबर इस पे एक प्रोग्राम बना रहा है और कोई वहां पर लोकल पुलिस ऑफिसर उसको बंद कर देगा, तो कितना गलत मैसेजिंग हो रहा है जी। सरकार के लिए, कितना गलत मैसेजिंग हो रहा है। अगर ऐसे समय में सरकार दीवार पे लिखे हुए मैसेज को पढ़कर लोगों को नहीं सुनाती है, तो सरकार की अपनी विश्वसनीयता में कितना असर पड़ता है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी डाउन होती है जनता की नजर में। तो हो क्यों रहा है ये सब? क्योंकि शुरू में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि हमारे पास पर्याप्त हमारे पास स्टोरेज है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी, ना पेट्रोल की ना गैस की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो अर्ली प्रेडिक्शन थी। आप अपनी फर्स्ट अर्ली प्रेडिक्शन के बेसिस पर लगातार ये प्रयास नहीं कर सकते कि जनता को इस बात की नॉलेज नहीं रहेगी कि व्यापक स्तर पे दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके चलते जनता सेल्फ इन्फॉर्म नहीं होगी। जनता वैसे अखबार ना पढ़ती हो, वैसे न्यूज ना देखती हो टेलीविजन पे, लेकिन इस क्राइसिस सिचुएशन में, ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में सब देखते हैं। बिल्कुल। मैं सुबह शहर पे जाता हूँ, तो नॉर्मली वहां पर सब्जी बेचने वाले वो देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे नाच गाना देख रहे होते हैं। तो मैंने एक्चुअली आज सुबह एक से पूछा कि भाई आज तुमने नाच गाना नहीं लगाया? कहते नहीं साहब, वो खबरें सुनते हैं, आजकल तेल के भाव दाम बढ़ जाएंगे, घासलेट के दाम बढ़। अरे उनको तो घासलेट की चिंता है भाई, आपको हमको गैस की चिंता है, पेट्रोल की चिंता है। बहुत से ऐसे परिवार हैं वो घासलेट का इंतजाम करके रख रहे हैं, केरोसिन रख रहे हैं कि कल को लाइट। देखिए, पावर जनरेशन का बड़ा संकट होगा। ऑयल इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हम आज के दिन हमारी लाइट जल रही है, उसकी रैशनिंग भी हमको शुरू कर देनी चाहिए जनता के आह्वान पे। जनता सीख ले लाल बहादुर शास्त्री से, क्योंकि उनको डर इस बात का है कि लोग कहेंगे कि ये उस जमाने में की बात हो जाएगी जो हम कांग्रेस के जमाने पे हम तंज कसते हैं, वो उन पे मजाक उड़ाते हैं कि उस जमाने में अनाज की कमी थी, हमको अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता था, उस जमाने में कमियां ही कमियां थी, वो रैशनिंग का जमाना था। रैशनिंग इज अ क्राइसिस सिचुएशन एंड क्राइसिस कैन कम एनी टाइम। और आज के दिन ये क्राइसिस जो है सिर्फ भारत पे लागू नहीं हो रहा, ये क्राइसिस तमाम दुनिया पे लागू हो रहा है, अमेरिका पे भी लागू हो रहा है। और वहां पर जो फैमिलीज हैं जो दे वांटेड टू कॉल इट अ लाइफ व्हिच वाज लेस एक्सपेंसिव, वो लोग चिल्ला रहे हैं वहां पर। एक और चिंताजनक खबर है, मैं आपका ध्यान उस तरफ खींचूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पर जो व्यापारिक उपयोग के लिए जो खाना पकाने वाली गैस है, वो सरकार नहीं दे रही है, सप्लाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ढाबों के ऊपर और रेस्टोरेंट्स के ऊपर सारे हिंदुस्तान में असर पड़ रहा है। केवल ये दिल्ली का या उसकी बात नहीं है। और उससे एक खबर आई है कि गुजरात के रेस्टोरेंटों में, जो प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है, हमारे गृह मंत्री का गृह प्रदेश है, वहां के तमाम रेस्तरां और ढाबे वगैरह हैं, वो सब बंद होने की कगार पे हैं या बंद हो गए हैं उसमें से बहुत से। तो बहुत यहाँ उत्तर भारत के बहुत से मजदूर जो वहां काम करते थे, खाना परोसते थे या बर्तन धोते थे या और तमाम तरह के काम करते थे, उन सब के लिए खाने पीने के तनख्वाह के लाले पड़ गए हैं। और वो सब कोविड में जिस तरीके से मजदूर लौटना शुरू हुए थे ना अपने इलाकों में, उस तरीके से उनके या तो वो लौटने लगे हैं या लौटने की योजना में है। बड़े पैमाने पर ये एक तरह का फोर्स्ड माइग्रेशन जो है ना, जो कोविड में हुआ था, वो एक बार फिर से होने वाला है। देखिए, ऐसा है, हाथ में हाथ रखे हुए वो कुछ कर नहीं रही है। कंपनीज ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पहले किए थे, उसमें फोर्स मेजोर का क्लॉज अब लगाना शुरू कर दिया। फोर्स मेजोर
आप जानते हैं कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस अगर हो गए तो हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, ये लग जाता है क्लॉज ऑटोमेटिकली ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में। और जहां जहां तेल का निर्यात है, तेल का आयात है और या गैस के बारे में, ये क्लॉज फोर्स मेजोर लगाना शुरू कर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कंपनीज के द्वारा। बड़ी बड़ी खबर छपी हुई थी कल कि एक चने भटूरे वाला पहाड़गंज में जो बड़ा फेमस है, लाइनें लगती हैं उसके लिए, वो उसमें खबर ये थी कि इतने वर्षों के बाद आज वहां चूल्हा ठंडा है और वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उसके पास पर्याप्त समय है, वो बैठ के बीड़ी पी सकें, सैर सपाटे पे निकल जाएं, क्योंकि वहां पर चने भटूरे नहीं बन रहे। जो ऐसी ईटरीज है जहां पर तलने का माहौल नहीं है, तलने की जरूरत नहीं है, खाद्य पदार्थ जो बेचते हैं, तो वहां वो तो चल रही हैं क्योंकि वहां पर फ्यूल कंजम्पशन लिमिटेड है। लेकिन ये जो आपको कढ़ाई गरम करके, तेल गरम करके चने भटूरे जो तलने होते हैं, तो उसमें ज्यादा गैस खर्च होती है और वो बंद हो गए। तो इसके चलते जो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, एमएसएमई जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से हिट हुए हैं और हिट होते रहेंगे लगातार। और जैसा कि आपने फरमाया कि ये अगर क्राइसिस ज्यादा गंभीर हो गया तो लोगों को अपने गांव वापस लौटना पड़ेगा। गांव में कम से कम चक्की तो चलेगी, घर की चक्की तो चलेगी, वहां पर अनाज पीस के रोटी तो खा सकते हैं नमक के साथ और कांधे के साथ। अब इसी में एक चीज और मैं जोड़ रहा हूं इस खबर के साथ। देखिए ये मामला कितना, ये केवल इसको रेस्तरां और ढाबों तक एक तो बात है, वो है ही, क्योंकि उसके अंदर मेरे ख्याल से करोड़ों लोग इस तरह के कार्यरत हैं, लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं एक बार कहा था कि जो आपके दफ्तर के बाद पकौड़े तल रहा है वो भी तो एम्प्लॉयड है। अब आप सोचिए कि जो सांगानेर है राजस्थान में, हम लोग सांगानेरी चादर और प्रिंटेड सांगानेरी चादर जो है, हम सब लोग उसके उपभोक्ता हैं। हमारे घर में भी बिछती हैं, आपके घर में भी बिछती होंगी। मुझे लगता है पीछे जो कपड़ा दिख रहा है आपकी अलमारी के नीचे, वो भी सांगानेरी प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट दिख रहा है उसका है। 200 फैक्ट्रियां हैं जो कपड़े की ऊपर प्रिंटिंग करती हैं, कपड़े को छापती हैं, सजाती हैं आपके। वो सारी की सारी गैस पे मशीनें चलती हैं। कल टीवी पे उसको विस्तार से आ रहा था और सारे मजदूर बाहर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई युद्ध खत्म हो या सरकार किसी तरीके से हमें गैस दे और हम लोगों की फैक्ट्रियां चालू हों। अब आप कितने बड़े पैमाने पर वहां पर रोजगार का डिसलोकेशन होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते। 200 तैयार करना चाहिए ना सरकार को, जनता को। भाई मन की बात आज के दिन करनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री को। हाँ, और सच्चाई बताते हुए जनता को उसके हौसले बुलंद करने चाहिए कि ये कठिनाई है, ये संकट है, लेकिन सरकार इससे रूबरू होने के लिए मुस्तैदी से तैयार है और जितना कम से कम आप पे उसका इम्पैक्ट होगा उसकी कोशिश सरकार करेगी। बिल्कुल यही होता है। ये दिस इज अ वॉर सिचुएशन। देखिए हम डायरेक्टली लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो व्यापक स्तर पर दुनिया भर में जो उसका रिजल्ट्स हैं, उसके जो डेलेटीरियस रिजल्ट्स हैं, इम्पैक्ट है, उससे जूझने के लिए आप सरकार का काम है जनता को तैयार करें। और जनता को सब्ज़बाग दिखाकर आप तैयार नहीं कर सकते। उससे चलते जनता जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप जब तक ये नहीं कहेंगे कि आप ध्यान रखिए कि आप ऐसे खाने पकाएं घर में जो खाते हैं आप, जिसमें कम गैस लगती है, कम गैस लगे। भाई जो रोटी बना के खाते हैं उनको चावल उबाल के खाओ, जो तल के खाते हैं उनको रूखा सूखा खाओ, मतलब वो सेहत के लिए अच्छा है वो। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि विभिन्न तरीके हैं जिसके जरिए जनता को सचेत किया जा सकता है और जनता की भागीदारी बनाई जा सकती है इस क्राइसिस से निपटने के लिए। नहीं, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ है? उसके पास तो स्वयंसेवक नाम की ये चीज है जिसके बारे में बहुत दावा करता है कि वो समाज सेवा करता है, ये करता है, वो करता है। जनता स्वयंसेवक का मतलब क्या है? खुद की सेवा की जनता की सेवा। मतलब स्वयंसेवक कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। भाई स्वयंसेवक मतलब स्वयं की सेवा। यहाँ तो बाहर नहीं निकल रहे तो यहाँ तो मतलब वही है उसका। और
जो कोविड में भी जो निकले थे उस वक्त मैंने देखा था, और हम कोई उनको नीचा दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये ऐसा क्राइसिस है जिसमें कि जो अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब है, लिप सिंपैथी, लिप सिंपैथी नहीं, यहाँ पर लिप सिंपैथी नहीं चलेगी। यहाँ पर टेंजिबल मदद ही करोगे तो जनता को लगेगा कि सरकार हमारे साथ है। ये जो क्राइसिस है, अगर इससे आप अच्छे तरीके से निपट देते हैं तो आपकी लीडरशिप एस्टैब्लिश होती है, जनता के मन में आपके लिए विश्वास जागता है, और जनता जो है वो आपके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाती है, जैसे कोविड में किया जनता ने। हालांकि जिस तरह से करवाया गया वो ज्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता था, जनता को उसकी पेन कम की जा सकती थी, जो कि नहीं की गई, और व्यापक स्तर पे ऑक्सीजन की कमी हुई और विभिन्न लोग मरे व्यापक स्तर पर। और उस वक्त भी जो मरने वालों के आंकड़े हैं वो ईमानदारी से नहीं बताए गए। जिस तरह से जो अभी कुंभ मेले के दौरान दुर्घटना हुई थी उसके आंकड़े नहीं बताए गए, और it was left to BBC to investigate and tell the truth, whatever truth it was, you know। तो मेरा ये कहना है कि क्राइसिस से निपटने की ये तरीका नहीं होता। दावे क्राइसिस के दौरान नहीं किए जाने चाहिए। क्राइसिस के दौरान सच्चाई बोलनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि इसमें जनता का सहयोग चाहिए सरकार को इस क्राइसिस से निपटने के लिए। ना सिर्फ सहयोग चाहिए बल्कि जनता की सैक्रिफाइस भी चाहिए इस क्राइसिस से निपटने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात यहाँ पे खत्म होती है मेरी आपकी ये चर्चा कि इस वक्त यही सही मौका है कि प्रधानमंत्री इस पूरे देश को संबोधित करें, मन की बात करें, मन की बात करें, मन की बात भी करें, राष्ट्र के नाम वैसा संदेश भी जाहिर करें, राष्ट्रपति के जरिए भी एक संदेश दिया जा सकता है। हर तरह से जनता से कहा जाए कि हम लोग एक बड़े ही ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जिसका किसी ने पहले अंदाजा नहीं लगाया था। अभी तक सब चीजों के दाम बढ़ेंगे, सब लोग एक बचत करें, ऊर्जा की बचत करें, हर तरीके से संकट का सामना करने के लिए एकताबद्ध हों, घबराहट लोगों के बीच में ना फैले, अफवाहों पर कान न दें, ओवर बुकिंग ना करें, पैनिक की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और बशर्ते सरकार और जनता और जितने भी सामाजिक संगठन है और वो सब मिलजुल कर काम करें, और विपक्ष से भी अपील करें कि आप भी आइए और हम लोगों के साथ खड़े हुए यहाँ हफ्ते में एक दिन सर्वदलीय बैठक बुला लें। हफ्ते में एक दिन जो परिवार संघ के साथ सीधे जुड़े हुए हैं वो हफ्ते में एक दिन अपने घर में रोटी ना बनाए। बिल्कुल, छोटा सैक्रिफाइस है। हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरे ये इस मामले पे सर्वदलीय बैठक बुला लें। हाँ बुला लें, सर्वदलीय बैठक बुला लें कि भाई विपक्ष भी हमारी इस काम में मदद करे, तो बिल्कुल इस समस्या का अच्छी तरीके से सामना किया जा सकता है। लेकिन सरकार एक पुराने हथकंडे पे लगातार झूठ बोलते रहो, पहले लोगों को ये दिखाओ कि कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में फिर लगातार झूठ बोलो और चुपचाप चोरी के साथ में कीमतें बढ़ाते रहो। जब कीमतें बढ़ी हुई कीमतों की तरफ इशारा किया जाए तब कहोगे आप लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों में घबराहट फैला रहे हैं। उनका भी देखो, हमारी तो फिल्मों में सिखाया है, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। बिल्कुल, वो जो गाना है वो ऐसे वक्तों के लिए बना हुआ है, साथी हाथ बढ़ाओ और हाथ मिलाओ और एक साथ जूझो। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। Only a collective sacrifice by the country can save us from a bigger crisis. बिल्कुल बिल्कुल, और ये नौबत आने वाली है क्योंकि सभी लोगों पे बहुत कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। इसमें कोई भी नहीं बचेगा, इसके अंदर कोई भी नहीं बचेगा, सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत उम्दा चर्चा हम लोगों ने की। थैंक यू।